हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम। तो जब भी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, सबसे पहले जो हम कंसेप्ट पढ़ने जाएंगे आज की वीडियो में, दैट इज फोर्स। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स हम कभी कोई भी बुक में पढ़ते हैं, हम अभी तक पढ़ते आए, तो हम क्या एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या? पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो हम पुश कर रहे हैं या उसको खींच रहे हैं, दैट इज फोर्स। बट दैट इज नॉट द ओनली फोर्स। फोर्स अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कोई फुटबॉल है मेरे पास, मान लीजिए कोई फुटबॉल है, ये फुटबॉल, ठीक। अब ये क्या है? ये स्टेशनरी। स्टेशनरी। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर ये बॉल स्टेशनरी पे है तो इस पे कोई फोर्स लगेगा क्या? तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये जवाब होगा कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए ये मूव नहीं कर रही। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये ग्राउंड पे है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक फुटबॉल मान लेता हूं, ठीक। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। तो देखिए, ठीक, ये बॉल एक ग्राउंड पे स्टेशनरी मोशन में है ना, तो क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा? आपका बहुत सारे लोगों का जवाब होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं। एक तो फोर्स लगेगा, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ऊपर से ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, वो उसको, बॉल को कहां खींच रहा है? सेंटर के, अर्थ के सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक। एक फोर्स तो हो गया ये ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर? और एक फोर्स उसी के अपोजिट, ग्राउंड उस पर फोर्स लगा रहा है, दैट इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल force. As these two forces are balanced, these are the balanced forces. और ये दोनों के बैलेंस फोर्सेस होने के कारण और कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, इसलिए इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। दैट मीन्स कि दैट एक्सटर्नल फोर्स, और वी कैन से नेट फोर्स अप्लाइंग ऑन दिस बॉल इज जीरो। तो एक ग्रेविटेशन फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स और नेट फोर्स हमारा कितना? जीरो। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने के कारण उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो जब भी हम समझें कि कोई बॉल स्टेशनरी पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, उस पर कोई ना कोई तो फोर्स लगेगा। उस हम ये कह सकते हैं कि उस बॉल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अगर ये नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब है किसी बॉल को मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स दिया, मान लीजिए मैंने किक किया, कोई फुटबॉल को मैंने किक किया, तो उसका जो नेट फोर्स है वो क्या हो गया? नॉन जीरो हो गया। उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई करी, तो वो अपनी जगह यहां से चेंज करेगा, ठीक। और जब तक वो फोर्स का इंफ्लुएंस रहेगा, वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद वो बॉल रुक जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो एक्सटर्नल फोर्स दिया, अब वो बॉल रुक क्यों गई? तो एक और फोर्स होता है, दैट इज फ्रिक्शन। क्योंकि मैंने लेफ्ट टू राइट मारा, एक्सटर्नल फोर्स मैंने किक किया उसको, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिटली काम करेगा, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगा देगा, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो बॉल क्यों रुकी? फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 20 मीटर्स कवर करने के बाद वो बॉल हॉल्ट पे आ गई। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स सामने से लगा रहा है ना, इसलिए वो बॉल रुक गई, ठीक। अब ये कुछ मिसकंसेप्शन थे हमारे दिमाग में, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ते आए कि पुश और पुल ही एक हमारा, किसी ऑब्जेक्ट पे हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, वो एक फोर्स है। बट ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे फोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो हमारे स्टेशनरी पे भी होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉल स्टेशनरी पे है, दैट डजंट मीन दिस बॉल इज नॉट इन्फ्लुएंस अंडर एनी फोर्स, है ना। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा। जब तक हम उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, वो बॉल मूव नहीं करेगा, ठीक। और हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया, तो वो कुछ समय बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करने के बाद
वो बॉल, इधर हम डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद वो इट कम्स टू एंड हॉल्ट, है ना। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हुआ, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा रहा है ना। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये तो हमने बात समझ ली, है ना। अब मैं आपसे कहूं, ये एक फ्रिक्शनलेस प्लेन है, ठीक, फ्रिक्शनलेस, ये जो लाइन है ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक, और इस पे कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, जो एयर की वजह से जो फोर्स लगती है वो भी नहीं है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है। और ये जो फुटबॉल है, ये जो फुटबॉल है, ठीक है, ये क्या है, बॉल, और वी कैन से फुटबॉल, ठीक। ये फुटबॉल 2 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। व्हाट इज फ्रिक्शनलेस फ्लोर, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है इस पे, और ना ही कोई एयर रेजिस्टेंस है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ये बॉल कभी रुकेगी कि इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चलती रहेगी? और यहां पर जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स भी क्या है, नेट फोर्स इज ऑल्सो 0, ठीक। तो क्या होगा, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ये बॉल जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से मूव करती रहेगी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड से ही वो मूव करेगी, एंड इट विल नॉट कम टू एन एंड। वो बॉल कभी नहीं रुकेगी, वो उसी स्पीड से कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको लगाया ना जाए रोकने के लिए, क्योंकि वहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, तो ये बॉल कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। अब एक कंडीशन और है, ये बॉल मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। मैंने यहां पर अगर कोई नेट फोर्स दिए, ठीक है, मैंने कहने का मतलब है कोई बॉल को किक किया, तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड है या वेलोसिटी है, ये क्या कर जाएगी, मैं जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स दूंगा तो बॉल भी मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी मेरे पैर पे, लेकिन क्योंकि मेरा पैर का एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, इसलिए वो बॉल मूव कर जाएगी और वो बॉल एक्सेलरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये क्या कर गई, ये 3 मीटर पर सेकेंड होगी। कहने का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हुआ, दैट मीन्स कि बॉल एक्सेलरेट करने लगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि कोई, हमने दो चीजें समझनी, कि अगर बॉल कोई स्टेशनरी पे है तो जरूरी नहीं है कि उस पर कोई फोर्स नहीं है, फोर्स हमेशा होगा उस पर, ठीक। और कोई बॉल कंटिन्यूसली मूव कर रही, कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही, दैट डजंट मीन कि उस पर कोई फोर्स है तभी वो मूव कर रही है, ठीक। बात समझ में आई? चलिए, यहां तक क्लियर। तो ये तो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, तो हम डेफिनेशन क्या हमारी सिर्फ यही रहेगी, पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन। ये जब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये मेरे पैर का जो इंटरेक्शन हो रहा है बॉल से, उससे उस वो बॉल एक्सेलरेट हो रही है। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद द अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज फोर्स, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको ये फोर्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा, है ना। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं और क्या इफेक्ट्स होता है ऐसे फोर्स लगाने से, वो हम समझेंगे। मुझे उम्मीद करता हूं आपने फोर्स को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। हम टाइप्स बढ़ते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट के द्वारा हमसे जरूर पूछ सकते हैं। मैं जानता हूं वीडियो आने में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि मेरी कुछ, मैं बिजी था, लेकिन अब कंटिन्यूसली हमारी वीडियोस आएंगी तो आप उसको देख सकते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। नाउ टाइप्स एंड
इफेक्ट्स। ठीक, टाइप्स की जब भी हम बात करें, दो तरीके के टाइप्स होते हैं। वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की मैं जब भी बात करूं, कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स मेरा क्या है? मैंने बोला ना, पुश एंड पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद द अनदर ऑब्जेक्ट। तो मतलब उससे बॉल से इंटरेक्शन हो रहा है फिजिकली, इसलिए हम इंटरेक्शन बोल रहे हैं, कांटेक्ट में हो रहा है। मान लीजिए एक बॉल है, देखिए एक बॉल ये है, ठीक, ये एक फ्लोर पे है, ठीक है, ठीक। मैंने जब यहां से नेट फोर्स दिया, नेट फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया, तो यहां इससे मेरा कांटेक्ट हुआ, अप्लाइड फोर्स जिसे हम कहेंगे, अप्लाइड फोर्स है ना। तो इस बॉल से कांटेक्ट में आने की वजह से वो बॉल क्या हुई, मूव करी, तो हमारा अप्लाइड फोर्स भी एक क्या है, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स। ठीक, अब इसके बाद ये जो ग्रेविटेशन लग रहा है, जो बॉल को अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहा है ना, वो भी एक क्या हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स भी, सॉरी 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 सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स नहीं है, एक अप्लाइड फोर्स हो गई, और कौन कौन सी, एक ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज नॉर्मल फोर्स, है ना। नॉर्मल फोर्स भी एक, क्योंकि ग्राउंड और बॉल का कांटेक्ट हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी, फ्रिक्शन फोर्स, ये भी बॉल के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट बना रहा है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा एक कांटेक्ट फोर्स हो गया। ठीक ना, अब ये जो बॉल जाएगी तो कुछ एयर रेजिस्टेंस होगा, तो वो जो एयर की वजह से जो फोर्स लग रही है और वो रुक रही है, बॉल हॉल्ट पे आ रही है, वो भी तो उसको टच कर रही है, वो भी तो उससे कांटेक्ट कर रही है, कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, है ना। इसलिए हमारा एयर रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। इज इट क्लियर? तो ये कुछ कांटेक्ट फोर्सेस है, यही सिर्फ कांटेक्ट फोर्सेस नहीं है, और भी बहुत सारी कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एग्जैक्ट इफेक्ट्स की, कि फोर्स से क्या इफेक्ट हो रहा है उस पर, है ना। चलिए, अच्छा एक चीज और, एक चीज, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स तो बहुत इजी है ना। पहला तो हम समझे, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी बॉल को जो कि एयर में है, उसको हम नीचे फेंक रहे हैं, तो वो फिजिकली कांटेक्ट में तो नहीं है ग्राउंड से, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है, फिजिकली इंटरेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन वो फोर्स तो अप्लाई कर रहा है, कहां पर, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो पहला हमारा जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, दूसरा मैं समझता हूं, कोई मेरे पास मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, तो अगर हमने एक देखा था, हमारे पास एक मैग्नेटिक बार होता था बचपन में, तो वो मैग्नेटिक बार के पास कोई भी हम मेटल की चीज रखते थे, तो वो अट्रैक्ट करता था ना, वो इधर से रिपेल करता था। तो वो क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो उससे फिजिकली इंटरेक्शन में नहीं है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है, फोर्स को फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जो दूसरा हो गया, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स वी कैन से। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, उसमें चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, तो वो एक तरीके की फील्ड बना लेते हैं, तो वो
Electric field is, it's a kind of non-contact forces. Is it clear? Now we are coming to effects. ठीक, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना? देखिए, हमने सभी ने मोस्टली फुटबॉल खेला है, तो मैं कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं. मैं फिर से कहूंगा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना? एक गोलकीपर का कोट ये होता है आई थिंक, और एक ये होता है. ठीक, कोई बॉल अगर यहां स्टेशनरी पे है, मैं इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई बॉल यहां पर स्टेशनरी में है, अगर मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स लगाऊं, तो ये जो स्टेशनरी बॉल है ये किस में चेंज हो जाएगी? मोशन में हो जाएगी ना. सो पहला इफेक्ट, द फोर्स चेंजेस stationary object in motion, है ना? भाई कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया तो वो मोशन में आ जाती. तो एक प्रॉपर्टी तो ये होगी, ये इफेक्ट हो गया उसका. दूसरा, भाई जैसे मैंने उसको मोशन किया है, अगर वो बॉल मोशन में है और मैं उसमें लात लगा दूं, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही दे रहा हूं, अप्लाइड फोर्स दे रहा हूं, तो वो बॉल रुक जाती है ना. तो मोशन को स्टॉप भी कर सकता है ना? टू स्टॉप द मोशन. भाई अगर ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को वो अप्लाइड फोर्स लगाने से मोशन में आ सकती है, तो कोई मोशन, ऑलरेडी मोशन में जो फुटबॉल है उसको अगर मैं लास्ट से रोकूं तो वो रुक जाएगी ना. ठीक, तो तीसरा, और क्या कर सकते हैं हम इसमें? अगर मैं बोलूं कि मैंने अप्लाइड फोर्स, ये बॉल इधर है, ये मोशन में है, मान लीजिए ऐसे जा रही है मोशन में. ठीक, मैंने यहां से इस पे अप्लाइड फोर्स लगाया, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? यहां से यहां हो जाएगी. तो इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो. ठीक, चेंज द डायरेक्शन. तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी या मोशन ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. ठीक, एक चीज और हमने पढ़ी थी कि यूनिफॉर्म स्पीड से अगर बॉल मूव कर रही है, अगर मैं उसे अप्लाइड फोर्स दूं तो इट विल एक्सेलरेट. दैट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी को भी वो चेंज कर सकती है. अगर उसको एक्सटर्नल फोर्स में अगर अप्लाई कर दूं तो इट विल चेंज द वेलोसिटी, और वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी. ठीक, क्या इतना ही है सिर्फ, कि और भी कोई फोर्स होता है, फोर्स का इफेक्ट होता है? मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक, मैं उसको अगर दोनों तरफ से कंप्रेस करूं, मतलब कहने मतलब फोर्स लगाऊं, तो वो मूव तो नहीं करेगा, लेकिन इट विल चेंज द शेप ऑफ द बॉल. क्योंकि मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो वो जो उसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर है दैट विल कंप्रेस, और वो उसका शेप चेंज हो जाएगा. तो फोर्सेस का इफेक्ट, आखिरी इफेक्ट क्या होता है कि इट विल चेंज द शेप ऑल्सो. चेंज इन शेप. ठीक, होप आपको, मैं समझता हूं कि सारी चीजें समझ में आई हो कि फोर्स होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं. टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, आप उसमें भी हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे, है ना. और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा आने वाले दिनों में, दैट विल बी ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टिल देन, गुड बाय, टेक केयर. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इतना इनोवेटिव कंटेंट ला सकें. टिल देन, गुड बाय.